अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैप्टर नंबर 40 स्टार्ट करने लगे हैं। गोनेडल हार्मोन्स एंड इनहिबिटर्स। हमने पहले चैप्टर नंबर 37 में पढ़ा था कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स पढ़े थे, उनके एनालॉग्स पढ़े थे, उनके एंटागोनिस्ट पढ़े थे। उसके साथ गोनेडोट्रोपिन्स पढ़े थे, जैसे FSH LH, उनके एनालॉग्स पढ़े थे, उनके जो है ना एंटागोनिस्ट पढ़े थे हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़े गोनेडल हार्मोन्स और उनके इनहिबिटर्स, यानी कि जो LH और FSH के इन्फ्लुएंस में हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनके एनालॉग्स पढ़ने और उनके एंटागोनिस्ट पढ़ने। ठीक है, गोनेडल हार्मोन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इनको डिवाइड किया हुआ देखें, एस्ट्रोजेंस में और एंटी एस्ट्रोजेंस में, प्रोजेस्टेंस में और एंटी प्रोजेस्टेरोन में। मेल्स की बात करें तो उनमें एक और भी होता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन और एंटी एंड्रोजेंस है। ठीक है, अब अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओवरव्यू लें तो इसमें फ़र्स्ट फेज़ में क्या होता है कि जो है FSH ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। FSH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो फॉलिकल्स की, ओवेरियन फॉलिकल्स की जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ वगैरह करवाता है। फिर जो है ना LH सर्ज आती है सेकंड फेज़ में, और जो है ना उसके इन्फ्लुएंस में जो है ना ओवरी से वो साइट मेच्योर हुआ साइड जो है ना रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं हम। फर्स्ट फेज़ में FSH प्रोड्यूस होता है, FSH के इन्फ्लुएंस में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। सेकंड फेज़ में LH के इन्फ्लुएंस में प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो हमने इन दोनों स्टेप्स पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनको या तो इनहिबिट करना है या तो हमने इनके एनालॉग्स देने हैं। तो वो डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिनमें हम देंगे। पहले हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका सेम है जैसे हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह का पढ़ा था। साइटोसोलिक रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करेंगे रिसेप्टर, और जो हार्मोन का कॉम्प्लेक्स है वो न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जाकर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को रेगुलेट कराएगा। फिर जो है ना ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में कुछ प्रोटीन्स बनेंगी जो उसका इफ़ेक्ट कराएंगी। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पे आ जाए एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन कुछ सिंथेटिक फॉर्म्स हैं इसकी, जैसे एथिनाइल एस्ट्राडोल और मेस्ट्रोनोल वगैरह। तो इसके यूजेस अलहदा से हम पढ़ेंगे। इसमें जो एस्ट्रोजन है इसको हम अलहदा भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। इसको प्रोजेस्टेरोन के साथ मिला के जो है ना हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पे दिया जाता है। इसके अलावा हाइपोगोनेडल फीमेल्स होती हैं उनमें भी दिया जाता है, जैसे यंग गर्ल्स होती हैं उनमें। ठीक है, और इसको जो है ना पेरेंटली भी दिया जा सकता है, ऑरली भी दिया जा सकता है। पेरेंटली में ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं, या IM इंजेक्शन होता है, या फिर वेजाइनल रिंग्स होती हैं। ठीक है, या वेजाइनल क्रीम। इसके इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इफ़ेक्ट्स में ये है कि जो जेनिटल स्ट्रक्चर्स है हमारे, जैसे वेजाइना, यूट्रस और यूटेराइन ट्यूब हो गई, तो इसकी ग्रोथ कराता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना ये सेकेंडरी फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स के बनाने में भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो है ना बोन की रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है, तो इसका हम फिर यूज़ पढ़ेंगे ऑस्टियोपोरोसिस में। इसके अलावा इसका एक इसका हार्म समझ लें, डिसएडवांटेज समझ लें कि ना ये कोएगुलेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अब जो है ना इस वजह से हम आगे पढ़ेंगे कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगी, कोएगुलेबिलिटी बढ़ा रहा है ना इस वजह से। क्लिनिकल यूजेस में 3 इसके क्लिनिकल यूजेस हैं। या तो ऐसा है कि फीमेल है और यंग गर्ल है, उसमें जो है ना उसके गोनाड सही से डेवलप नहीं हुए, तो ऐसी जो है ना उसमें गर्ल में हम एस्ट्रोजेंस देंगे, बाहर से सिंथेटिक एनालॉग्स देंगे, ताकि उसमें जो है ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाए। इसके अलावा जो है ना हम इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर भी दे सकते हैं। ऐसी फीमेल्स जिनका मेनोपॉज हो चुका है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, उनमें जो है ट्यूमर, हमने पढ़ा था पीछे कि फ्लशिंग होती है, उनमें हेडेक वगैरह होता है, तो इस तरह के सिम्टम्स आ रही होती हैं। इन सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हम जो है ना सिंथेटिक एनालॉग्स देंगे एस्ट्रोजन के, जिसकी वजह से जो है ना वो उसको रिप्लेस कर देगा एस्ट्रोजन को, और जो है ना वो जो उसकी सिम्टम्स आ रही हैं जैसे हॉट फ्लैशेस वगैरह है, या फिर वेजाइनल एट्रोफी है, जेनिटल ट्रैक्ट में एट्रोफिक चेंजेस, इनको जो है ना वो एमेलियोरेट कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमने पढ़ा था कि बोन रिजॉर्प्शन को कम करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है।
टॉक्सिसिटी में आ जाए, टॉक्सिसिटी में जैसे हमने क्लिनिकल यूजेस पढ़े थे ना कि हाइपोगोनाडल फीमेल्स में यूज़ हो रही है, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में यूज़ हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर रही हैं, तो इनके इफ़ेक्ट्स भी इससे टॉक्सिसिटी भी इस तरह ही आ रही है, उसको बस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा इफ़ेक्ट। तो जो हाइपोगोनाडल फीमेल है उसमें क्या है, एपिफिसिस प्रॉपर फ्यूज़ नहीं हो सकते, इसकी वजह से उसका कद छोटा रह जाता है जब हम एस्ट्रोजन देते हैं, ठीक है। और जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स हैं उनमें कैंसर के रिस्क बढ़ जाता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर वगैरह हो गया, इनके रिस्क बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें सीवियस कॉम्प्लिकेशंस भी आती है, क्योंकि मैंने बताया कोएगुलेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो इस वजह से जो है ना MI, स्ट्रोक और डीप वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी में नोजिया है, हेडेक है, गॉल ब्लैडर डिजीज़ है, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया है। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया पीछे था, मैं नहीं बता सकी। हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया इस वजह से हो रही है क्योंकि ये टैक्स के लेवल को बढ़ाता है और HDL के लेवल को भी बढ़ाता है, ठीक है। जब टैक्स बढ़ेंगे तो टैक्स का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा, इधर से कोएगुलेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है और टैक्स के लेवल को भी बढ़ा रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है ना डाइएथेल्स्टिलबेस्ट्रोल है, ये नॉन स्टीरॉयडल एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड है। तो डाइएथेल्स्टिलबेस्ट्रोल की हम बात कर रहे थे, ये जो है ना ऐसी फीमेल्स जो कि अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए डाइएथेल्स्टिलबेस्ट्रोल ले रही थी, तो उसका जो बेबी प्रोड्यूस होता है, उसकी गर्ल जो होती है उसमें जो है ना इनफर्टिलिटी होती है, उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें जो है ना कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा जो है ना उसमें हो जाता है। तो डाइएथेल्स्टिलबेस्ट्रोल के जो है ना सारे नुकसानात ही हैं। अब इसके बाद जो है प्रोजेस्टेंस की बात करें तो प्रोजेस्टेंस में प्रोजेस्टेरॉन है, मेन प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। इसको जो है ना ऑरली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर भी दिया जाता है, जैसे पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोजन देते हैं, एस्ट्रोजन और इसको साथ मिला के भी देते हैं हम, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन को अकेले भी दे सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन को अकेले नहीं देना। इसके अलावा इसकी कुछ और फॉर्म्स है, मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन वगैरह हो गया, नॉरेथिड्रोल वगैरह हो गई, ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स की बात करें, इफ़ेक्ट्स में ये है कि इस जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम में सिक्रेटरी चेंजेस को प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, हमारी कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करती है और इस वजह से जो है ना प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, अबॉर्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका इफ़ेक्ट है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, और दूसरा इसका ये है कि जो है ना ये फैट की डेपोजिशन को इंक्रीज़ कराता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना इसके क्लिनिकल यूजेस में आते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पर यूज़ होते हैं, मैंने बताया पहले एस्ट्रोजन भी कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर यूज़ होती हैं, या तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिला के दी जाती हैं, या फिर ना प्रोजेस्टेरॉन अकेले दिए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ये सारा जो है ना। अच्छा, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर भी दिया जाता है, HRT में भी कंबाइन देते हैं या अलग भी दे देते हैं प्रोजेस्टेरॉन को। और इसके बाद टॉक्सिसिटी में आ जाए तो इसका हाइपरटेंशन कराता है, ये भी हाइपरटेंशन कराता है और एस्ट्रोजन भी हाइपरटेंशन, दोनों का कॉमन है। लेकिन इसका एक और भी है, जो पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स होते हैं, इनका अगर उनमें लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो उनमें बोन डेंसिटी कम हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। एस्ट्रोजन का इफेक्ट हमने अपोजिट पढ़ा था कि जो है ना एस्ट्रोजन बोन डेंसिटी, बोन डिसॉर्प्शन को जो है ना कम करा रहा था, जबकि इसकी वजह से बोन डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अब एक बार देख लें, हमने पहले क्या पढ़ा कि एस्ट्रोजन पढ़े, एस्ट्रोजेंस में इसके इफेक्ट्स पढ़े, इसके क्लिनिकल यूजेस पढ़े। इफेक्ट्स में हमने पढ़ा कि जो जेंटल स्ट्रक्चर्स की ग्रोथ कराता है, इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके बाद जो है ना बोन डिसॉर्प्शन को कम कराता है, ऑस्टियोपोरोसिस में इसका रोल है, और कोएगुलेबिलिटी को बढ़ा रहा है। क्लिनिकल यूजेस में हमने पढ़ा कि HRT के तौर पर देते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में, हाइपोगोनाडल गर्ल्स में जिसमें एस्ट्रोजन की कमी है तो सिंथेटिक एनालॉग्स बाहर से देंगे, और तीसरा है ये ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। तो इसकी टॉक्सिसिटी में शॉर्ट स्टेचर था, ये हाइपोगोनाडल फीमेल्स में, पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में कैंसर के रिस्क बढ़ रहे थे, और डोज डिपेंडेंट टॉक्सिसिटी में गॉल ब्लैडर डिजीज़, माइग्रेन, हेडेक वगैरह हो गया। डाइएथेल्स्टिलबेस्ट्रोल का हमने पढ़ा कि जो है ना ये इनफर्टिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ एसोसिएटेड है। प्रोजेस्टेरॉन में हमने पढ़ा इसके इफेक्ट्स में कि ये सिक्रेटरी चेंजेस कराता है इन द एंडोमेट्रियम, और जो है ना फैट डेपोजिशन कराता है,
और क्लिनिकल केसेस में हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तौर पर देते हैं, इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर भी देते हैं। टॉक्सिसिटी में हमने पढ़ा कि हाइपरटेंशन करा रहे हैं और एचडीएल के लेवल को कम करा रहा है और बोन डेंसिटी भी जो है ना कम कराता है इन द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स।